देखिए आज हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। ठीक है, तो वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा लगे, ठीक है, वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा लगे उसको हम कहते हैं अम्ल। ठीक है, उसी प्रकार से क्षार किसको कहेंगे, तो क्षार वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा लगे। कड़वा लगे के मतलब होता है कसाइन लगे। ठीक है, जिस पदार्थ जो है स्वाद में का लगे, कड़वा लगे, उसको कहेंगे क्षार, और जो पदार्थ स्वाद में खट्टा लगे उसको कहेंगे अम्ल। लेकिन जो पदार्थ जो है ना खट्टा लगे और नहीं कड़वा लगे उस पदार्थ को हम कहेंगे लवण। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पाठ में हम अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बताता हूँ। ठीक है, देखिए तो ऐसा पदार्थ हम बोले कि जो स्वाद में का लगे, खट्टा लगे, या अर्हेनियस के द्वारा जो परिभाषित दिया जाता है वह न्यू वैज्ञानिक है, आधुनिक वैज्ञानिक के द्वारा जो है कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं। ठीक है, यानी कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं। क्या देते हैं? H+ देते हैं। और भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन OH- देते हैं। ठीक है, अब यह जो है कोई आयन जो है नहीं देते हैं, यह जो है इसमें आयन का विनिमय होता है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि अम्ल और भस्म जो है इसका जो लवण हम पढ़ेंगे और अम्ल, क्षार और लवण का वर्गीकरण करेंगे, तो उसमें हमको पहचानना होगा कि निम्न में कौन अम्ल है और कौन क्षार है और कौन लवण है। तो इसको हम नॉर्मली तरीका से इसको हम जांच कर सकते हैं, डिफाइंड अलग कर सकते हैं, जिसमें H दिख जाए। ठीक है, जिसमें H दिखे प्लस यानी इस पर आयन प्लस हो तो उसको हम अम्ल कहेंगे। लेकिन जिस पदार्थ में OH- दिख जाए उसको हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। और जिसमें OH चाहे H नहीं होता है उसको हम लवण बोलेंगे। जैसे हम ले लेते हैं लवण के आधार पर आ जाता है। जैसे देखिए लवण के मतलब हो जाता है नमक, साधारण नमक कहते हैं। तो साधारण नमक का जो सूत्र होता है NaCl हो जाता है। क्या होता है? NaCl। तो इस प्रकार से देखिए एकरा में ना हाइड्रोजन ही है या ना ही एथी है, ना ही हाइड्रोजन है ना ही OH है। तो इस प्रकार से यह जो है लवण हो जाएगा। अम्ल का उदाहरण दे देते हैं। जैसे देखिए HCl, ठीक है, HCl हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, NO3 हो जाएगा, NO3। तो इस प्रकार से अम्ल यह है। ठीक है, यह है देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। इसी प्रकार से जैसे हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, हो जाएगा ½ H2O। तो इस प्रकार के देखिए एकरा में H2 है, H+ नहीं है, H2 है, ये जल है, एक तरह से यौगिक है। तो इस प्रकार से जिस पदार्थों में H, देखिए एकरा में H स्वतंत्र है, H है, H है, H है। ठीक है, तो इस जोन पदार्थ में जो है H रहता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जेकरा में H नहीं होता है तो उसको हम, OH नहीं होता है उसको लवण कहते हैं। और जिसमें जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सूत्र होंगे उसको हम क्या कहेंगे? लवण होंगे, क्षार होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के सूत्र को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। देखिए एकरा में OH है तो इसको हम क्षार कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। एकरा में आ जाता है कि मेनली जो है ना, मेनली जो है दो प्रकार के जो है इसका जो है मेन एग्जांपल दे दिए। एकरा में आता है, जैसे आप पढ़ेंगे 10वां क्लास में, तो उसमें आता है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार क्या है। ठीक है, तो जिस पदार्थ में अम्ल की मात्रा अधिक होती है उसे हम प्रबल अम्ल कहेंगे। यानी कि जिस पदार्थ में जल की मात्रा कम हो और अम्ल की मात्रा ज्यादा हो तो उसको हम प्रबल माने होता है बरियार, और दुर्बल माने होता है कमजोर। कोई भी अगर व्यक्ति दुर्बल होता है, कमजोर होता है, तो कहता है कि बहुत बड़ा एकदम दुर्बल शरीर है उसका। ठीक है, तो इस प्रकार से दुर्बल के मतलब हो जाता है कि कमजोर, और प्रबल के मतलब हो जाता है बरियार। ठीक है,
तो यह जो है तीन जो ठो हम लिखे हैं, तीन ठो जो है यह जो है बहुत ही मजबूत अम्ल है और इसका बहुत ज्यादा बेहतरीन यूज आता है। ठीक है, तो इसका नाम है HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 के नाम है नाइट्रिक अम्ल। इसका नाम है कोची हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल और इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसको देखिए, यह सोडियम क्लोराइड साधारण नमक होता है, यह चूना पत्थर इसको कहते हैं, इसी का नाम संगमरमर भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो है लवण सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है क्षार है। तो इस प्रकार के इसको जो है विस्तृत अध्ययन अगले क्लास में करेंगे। अभी हम जानते हैं कि अम्ल के स्रोत माने अम्ल जो है हमकी प्राप्ति जो है हमको कहाँ से होती है। ठीक है, तो अम्ल की जो प्राप्ति होगा यानी जो स्वाद में हम बताए कि खट्टा लगेगा। ठीक है, तो जो स्वाद में खट्टा लगेगा उसको हम कहेंगे अम्ल। जिस प्रकार से देखिए, एक होता है अम्ल और भस्म क्या है, तो भस्म के मतलब होता है राख। ठीक है, भस्म के मतलब होता है राख होता है। जिस प्रकार से जैसे कोई जो पंडित वगैरह होता है तो वही जो है राख का उपयोग करता है, नग्न भय तन भस्म लगाई। इस प्रकार से जो इसको भस्म माने होता है राख की तरह से। जब कोई साधु वगैरह को देखा होगा आपने कि जैसे शरीर में भी जो है भस्म लगाते हैं यानी कि राख को लगाते हैं, उसी को हम भस्म कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्षार और भस्म जो है एक ही प्रकार है। अगर लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड माने अगर जिसको हम राख को जल में मिला देंगे तो वह बन जाएगा क्षार, यानी जल में अगर भस्म यानी पाउडर की तरह रहेगा तो रहेगा भस्म, और वही पाउडर को अगर हम जल में मिला दे, जलीय विलयन बना दे तो उसी को हम कहेंगे क्षार। ठीक है, तो इसको बोलता है कि जल में घुलनशील भस्म को ही क्षार कहते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, यानी पाउडर की तरह रहेगा तो इसको हम भस्म कहेंगे, और जो जलीय विलयन बना देगा उसे हम क्षार कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझेंगे कि जो स्वाद में खट्टा लगे उसको अम्ल कहते हैं। जैसे देखिए, इमली जो है, इमली खाने पर जो दांत जो है खट्टे हो जाते हैं, इस चलते इमली एक तरह से कुछ अम्ल है। ठीक है, जिस प्रकार से टमाटर है तो टमाटर भी खट्टे होते हैं, है ना। सेब है, अगर सस्ते वाले सेब लेंगे तो वह अधिकतर जो खट्टे होते हैं। ठीक है, लाल चींटी की डंक, लाल चींटी जो काट लेता है, चाहे लाल चींटी का जो पीछे वाला जो जगह होता है उसको अगर माने उसको आप मतलब चख सकते हैं तो वह जो खट्टे होते हैं। ठीक है, अगर दूध वगैरह में अगर कोई चींटी को खा लेता है तो वह आपको अनुभव होगा कि यह जो लाल चींटी का जो डंक होता है, जो इसके से वह काटता है, वह जो है खट्टा होता है। ठीक है, दही के होता है, दही दही जो है खट्टा बिल्कुल होता है, एक में कोई डाउट नहीं है। तो इस प्रकार से दही भी खट्टा होगा, चाय भी खट्टा होता है, और अमाशय रस को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, इसके बारे में बता देंगे। सिरका जो है, सिरका भी खट्टा होता है। सिरका जो है मुख्यतः जो है एथी में पाया जाएगा, अचार के रूप में पाया जाएगा। सिरका किसमें पाया जाता है? अचार के परिरक्षक के रूप में पाया जाएगा। संतरा देखे होंगे आपने, संतरा जो होता है, संतरा जो होगा संतरा खट्टा ही होता है, चाहे कोई भी कच्चा फल हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कच्चा फल होगा ओकरा में भी खट्टा लगता है, जैसे आम हो गया, बड़हर हो गया, एथी हो गया। इस प्रकार से कोई भी आप कच्चे फल लेंगे तो वह अधिकतर ही नॉर्मली खट्टे लगते हैं। इस प्रकार से मक्खन हो गया, तो मक्खन जो भी होता है थोड़े खट्टे होते हैं, लेकिन वो नॉर्मली खट्टे होते हैं, दही से कम ही खट्टे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझेंगे कि इमली में है कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे अम्ल जो है एक में बताया कि यह जो 3 प्रकार के जो अम्ल है यह प्रबल अम्ल है, यानी मुख्यतः अम्ल है, मेन अम्ल है। तो इस प्रकार से यह जो अम्ल है हमारे शरीर में पेट के द्वारा जो है स्रावित होता है, एथी से पीत रस से स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम जठर रस बायोलॉजी के क्लास में इसको बताएंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है पेट से कुछ को पेट में स्रावित होता है जठर रस के रूप में, पीत रस से। ठीक है, तो पीत रस को ही हम क्या कहते हैं? जठर रस, और उसको जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है मनुष्य में जो है स्रावित होता है पीत द्वारा, और पीत रस को ही क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और पीत रस के द्वारा जो भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। पूछेगा कि मतलब सबसे खतरनाक कौन सा अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है।
ठीक है। जो पेट के स्राव में होता है, जिसे देखा होगा कि मछली वगैरह चाहे मुर्गा में पीत को पहले निकाला जाता है। अगर वह आप पीत नहीं निकालते हैं तो आपका मुर्गा मछली जो है बनाया हुआ कुछ हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तीता लगेगा। इसका मतलब हो जाता है कि जो है अम्ल जो होता है खतरनाक होता है। वह जो पीत में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाएगा, जो बहुत ही जहरीला और खतरनाक होता है। किंतु इससे घबराने की बात नहीं है। जो हमारे पेट में जो अम्ल की स्राव होता है वह बहुत नाम मात्रा यानी कम मात्रा के रूप में होता है। इसका मतलब होता है कि 0.03 या 4% जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा होता है। जैसे 1 लीटर हम 1000 लीटर में इसको इतना मिलाएंगे तो इसको जो है बहुत कम मात्रा में मिल गया। तो इस प्रकार से इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा जो है बहुत कम होती है। अगर यही 4 से अगर 5 हो जाएगा तो पेट की शिकायतें आने लगती है और भूख के महसूस होता है और पेट दुखने लगती है, ठीक है। तो भूख लगने का कारण जो है यह जो है भोजन को पाचन में सहायता होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस प्रकार से कोई पूछेगा कि अमाशय रस में कौन सी अम्ल पाई जाती है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय माने पेट में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, देखो अमाशय है पेट की जगह है, ठीक है। अमाशय पेट के अंग है। तो इस प्रकार से पेट में जो अमाशय होता है, अमाशय जो है एथी से जुड़ा होगा पीत रस से, वही पीत रस से जो स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ऊपर से हम बता देते हैं जैसे इमली जो है, तो इमली में होगा टार्टरिक अम्ल होगा। इसको याद करने का जो है हम इसको अनुभव कैसे कर सकते हैं, जैसे इमली जो खाते हैं तो दांत जो है कोट हो जाता है, क्या होता है, दांत जो है खट्टे हो जाते हैं और वह कोई भी सामान जो है खाने में अच्छा हमको नहीं लगता है। इस चलते जो है याद रखना कि दांत जो है टर्टर हो जाता है, लगता है कि एकदम मतलब अजीब ढंग का हो जाता है, टरटराने लगता है दांत। इस चलते याद रखना होगा कि इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। इमली में क्या पाया जाएगा, टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। टमाटर में कौन सी पाया जाएगा, देखिए इमली, टमाटर और सेब, तीन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और यह तीन में से एक जरूर कोई भी एग्जाम में आता है। तो इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। तो याद रखना, ये वो तो याद हो गया कि दांत जो है खाते के कारण टरटराने लगता है, जिसके कारण इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। दांत खाटा सबसे ज्यादा होता है तो इमली से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से टरटराने लगता है दांत और इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। इस प्रकार से हम टमाटर में कहेंगे तो याद रखिए टमाटर बड़ा लिखल है और मौलिक छोटा लिखल है। टमाटर जो है बड़ा लिखल है और सेब जो है छोटा लिखल है। तो याद रखना होगा कि सेब में मौलिक फल है। मौलिक माने फलों में, जैसे फलों का राजा होता है आम, लेकिन जो सेब होता है हमारे गांव जवारों में, जैसे शहरों में सेब का महत्व बहुत ही ज्यादा है। इस चलते मौलिक ना कहते, मौलिक अधिकार माने मेन अधिकार। तो मेन फल कौन सा है, सेब उपयोग हम लोग अधिकतर करते हैं, सभी समय में ही उपलब्ध हो जाता है ना। तो इस प्रकार से याद रखना कि मौलिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, तो सेब में। सेब में क्या पाया जाता है, तो मौलिक अम्ल पाया जाएगा। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। टमाटर में क्या पाया जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल, और सेब में पाया जाएगा मौलिक अम्ल। तो याद फिर से कीजिए, इमली में होगा टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल। तीन याद हो गया। जैसे इमली में होगा दांत टर्टर होगा तो टार्टरिक अम्ल होगा, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होगा और सेब में कौन सा अम्ल होगा, मौलिक अम्ल होगा, ठीक है। इस प्रकार से लाल चींटी के डंक में हम याद करवा दिए कि लाल चींटी जो होता है काटने पर जो है दर्द होने लगता है और जलन सा महसूस होता है। किसके कारण होता है, तो फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। देखिए परीक्षा में जो है फॉर्मिक अम्ल के जगह पर देखिए एस्टिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, मेथेनोइक। देखिए 10th का जो स्टूडेंट होंगे उसको जो है फॉर्मिक अम्ल नॉर्मली हो जाता है, ठीक है। तो फॉर्मिक अम्ल का ही आईपीसी नेम है कौन सी, मेथेनोइक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांस आता है 10th के ऑब्जेक्टिव क्लासों में कि लाल चींटी के डंक में आता है फॉर्मिक अम्ल। पूछता है कि फॉर्मिक अम्ल का आईपीसी नेम कौन सी हो जाता है, तो ये मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये वाला बता देते हैं संतर कौन सी है, वो सिरका। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरका जो होता है 6 से 8%, 6 से 8% एसिटिक अम्ल का जो है रहता है। अगर प्रतिशत मात्रा 6 से 8% 6 से 8% अगर रहेगा एसिटिक अम्ल, उसी को हम सिरका कहेंगे। और सिरका जो है किससे बनता होता है, तो यह जो है अचार के परिरक्षक के रूप में कार्य करता है।
सिरका जो होता है कुछ होता है कोई भी खट्टे पदार्थ को, जैसे जामुन हो गया चाहे आम हो गया, उसको मतलब अचार के रूप में उसको गला के, चाहे नींबू हो गया, तो इसके जो है पदार्थ जो है जैसे कोई डूमेटिंग होता है तो उसको पिलाने के लिए देते हैं, तो उसी पदार्थ को हम क्या कहेंगे, सिरका कहेंगे। इसमें अम्ल की मात्रा जो है ज्यादा होता है, जिसमें कौन सा अम्ल होता है, एस्टिक अम्ल होता है। तो याद रखना कि जो अचार उचार के जो परिरक्षक के रूप में काम करता है अचार में, तो अचार में कौन सा होगा, एस्टिक अम्ल, उसी को कहते हैं सिरका। अब जो है सिरका का जमाना चले गया, पहले जो है उपयोग में सिरका का उपयोग जो है बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता था। तो इस प्रकार से याद रखना होगा कि सिट्रिक अम्ल के सिरका में कुछ हो जाता है तो एस्टिक अम्ल, सिरका में क्या होगा, एस्टिक अम्ल होगा। अब ये 6 से 8% की एस्टिक अम्ल होता है जिसको हम कहते हैं सिरका। तो ये पूछेगा 6 से 8% एस्टिक अम्ल को क्या कहते हैं, तो 6 से 8% एस्टिक अम्ल को हम क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। 6 से 8% एस्टिक अम्ल को जो है सिरका कहते हैं। देखिए इसमें जो है हमको मेहनत लग रहा है अधिक, आप जो है वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन हम यह गारंटी के साथ कर रहे हैं कि जो चीज जितना जल्दी आता है वह उतना ही तेजी से जाता है। यानी कि नॉर्मली 10 सेकेंड 5 सेकेंड और 1-2 मिनट के वीडियो में आपको यह याद करवा देगा, लेकिन जो है याद तरुणते के लिए होगा और वह तरुणते जो है आप भूल सकते हैं। इसको जो है कॉन्सेप्ट के साथ हम बता रहे हैं ताकि जो है अधिक दिनों तक ले, लाइफ लॉन्ग टाइम तक ले इसको याद रहे, ठीक है। तो सिरका में एस्टिक अम्ल होगा, याद रखना होगा कि 6 से 8% होता है एस्टिक अम्ल, उसी का नाम होता है सिरका। तो पूछेगा कि 6 से 8% एस्टिक अम्ल को क्या कहते हैं, तो सिरका कहते हैं। सिरका जो होता है आम के परिरक्षक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। देखिए इसको हम बताएं, लाल चींटी के डंक में जो फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल को कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल कहते हैं, एस्टिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक। देखिए यह जो है बहुत ही एग्जाम के व्यू से जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आता है तो ये देखिए लाल चींटी के डंक पे नॉर्मली सबको याद होगा, सिरका जो है एस्टिक अम्ल सबको याद होगा, लेकिन इसमें जो है इनको मेनली जो है मुख्य पूछता है कि फॉर्मिक अम्ल का यूपीएससी नेम क्या होता है, तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि फॉर्मिक अम्ल के मेथेनोइक अम्ल, एस्टिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। देखिए ऐसे याद होगा, एस्टिक से ए से चालू हो रहा है, ये जो है ए से चालू हो रहा है। इस प्रकार से एस्टिक अम्ल में एथेनोइक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल में मेथेनोइक अम्ल, यही 2 आईपीएससी नेम पूछेगा। तो इस प्रकार से एस्टिक में एथेनोइक और फॉर्मिक में मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। इस प्रकार से दही जो है, दही के बता देते हैं। देखिए दही में होता है लैक्टिक अम्ल, दही में कुछ हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। देखिए दही जो है बनता कैसे है, दही जो है दूध से बनता है। किससे बनता है, दूध से बनता है दही। तो यह जो है दही जो है क्यों बन जाता है, तो देखिए दही जो होता है, दही जो है बैक्टीरिया के कारण बनता है। बैक्टीरिया जो है बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, जीव कहते हैं, और वही जो है बैक्टीरिया जो है दूध को दही में बदल देता है। देखिए अगर जैसे दूध को हमको अगर खराब नहीं होना है, बचाना है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, बार बार जो है हमेशा दूधों को आधा 2 घंटा 4 घंटा पर उसको गर्म किया जाता है, ताकि जो है इसमें बैक्टीरिया जो है प्रवेश ना करे। क्योंकि देखिए बैक्टीरिया जो है किसी भी खाने वाले पदार्थ को जो तभी प्रभावित करती है, देखो बंद करो इसको, जब कोई देखिए दही जो है, दही में सूक्ष्म यानी छोटे छोटे बैक्टीरिया के कारण कुछ बन जाता है, दही बन जाता है। तो दूध से दही बनना एक प्रकार से रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तो दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, तो यह जो एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है। फिर जो है दही से वह दूध जो है नहीं बनता है। तो इसमें पूछेगा कि दही जो है, दूध से जो दही बनता है तो किसके कारण बनता है, तो यह भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसमें पूछेगा कि दही जो है किस बैक्टीरिया के कारण बनता है, तो लैक्टोबैक्टीरिया के कारण बनता है। किसके कारण बनता है, लैक्टोबैक्टीरिया, लैक्टोबैक्टीरिया। अभी हम आगे जानेंगे बैक्टीरिया से होने वाले रोग, जीवाणु से, विषाणु से, और मैंने बहुत सारे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से हम समझते हैं कि जो दही होता है, दही दूध से ही बनता है, लेकिन उसमें जो है जीवाणु है, बैक्टीरिया के कारण होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैक्टीरिया, ठीक है।
चाहे इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो ये पूछेगा कि दही से जो है, दूध से दही बनता है, किस बैक्टीरिया के कारण बनता है, तो लैक्टोबैक्टीरिया यानी लैक्टोबैसिलस से बनता है। पूछेगा, देखिए आप जो इसे मतलब दूध को आप डेयरी में ले जाते हैं बेचने के लिए, तो आपसे जो है 50 से मतलब 100 ml तक ले दूध को आपको निकाल लेता है, और वो दूध को निकालने के बाद वह दूध को शुद्धता देखता है कि दूध जो है ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट, और उसके अनुसार जो है आपको जो है फैट जितना होगा उसके द्वारा ही आपको पैसा देगा। तो इस प्रकार से आप पानी मिला के आप डेयरी में दूध ले जाएंगे तो उसको जो है आप वह जांच लेता है कि दूध में आप पानी मिलाएं। तो याद रखना होगा कि दूध को जो है किससे नापते हैं, तो लैक्टोबैक्टीरिया दही बनाता है, और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापते हैं, ठीक है। तो याद रखना होगा कि दूध की शुद्धता जो है किससे मापते हैं, तो लैक्टोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर। तो याद रखना होगा, इससे 3 क्वेश्चन बन गया। दूध जो है, दूध से दही बनता है किसके कारण, लैक्टोबैक्टीरिया के कारण। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से मापते हैं, ठीक है। इस प्रकार से चाय बता देते हैं। चाय होता है और एक कॉफी होता है, ठीक है। चाय एक होता है कॉफी। देखिए चाय और कॉफी, तो चाय में पाया जाता है थीन, कौन सी पाया जाता है, चाय में पाया जाता है थीन, और कॉफी में पाया जाता है कैफीन। तो याद रखना होगा, इससे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चाय में कौन सी पाया जाता है, तो चाय में पाया जाता है थीन, और कॉफी में पाया जाता है कैफीन। तो इस प्रकार से चाय में पाया जाता है थीन। तो याद रखना होगा कि आदमी चाय क्यों पीता है, ठीक है। तो चाय पीता इसलिए ताकि अगर सुबह पहर जब काम करे, जैसे नॉर्मली जो है 9-10 बजे तक ले हम वर्क करेंगे तो उसे थकान नहीं हो पाए, ठीक है। इसलिए इसको याद रखना होगा कि चाय जो व्यक्ति पीते हैं उसे जो है थकान नहीं आता है। तो याद रखना होगा कि चाय अगर जो आदमी पिएगा उसको थकेगा हाली नहीं। तो चाय में पाया जाता है थीन, जो है थकने नहीं देता है, मनुष्य को जो है थकने नहीं देता है। तो चाय में पाया जाएगा थीन, जो मनुष्यों को थकने नहीं देगा, और कॉफी में पाया जाएगा कैफीन, जो नींद के नहीं लगने देगा। तो जो हॉस्टल के जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करता है कि उसको पढ़ने के लिए रात में, जैसे पटना के जो लोग होते हैं, पटना के जो स्टूडेंट होते हैं उसको पढ़ने में बहुत ही कम समय मिलते हैं, जिसके कारण वह अधिक समय जो है रातों को देते हैं, ठीक है, जिसमें उसको जो है थकान और नींद बहुत ही आते हैं। तो इस चलते वो क्या करता है कि चाय और कॉफी दोनों एक साथ मिला देता है, ताकि जो है चाय मिला देगा तो थकेगा नहीं, और कॉफी मिला देगा तो वह नींद नहीं आएगा। तो यह बिहारी स्टाइल में बना देता है, चाय और कॉफी दोनों मिला के। इस चलते जो है नींद और थकान जो है दोनों गायब हो जाता है। इस चलते याद रखना होगा कि चाय में होता है थीन, जो थकने नहीं देता है, और कॉफी में पाया जाता है कैफीन, जो नींद के नहीं लगने देता है। तो इस प्रकार से चाय और कॉफी जो होता है एक प्रकार से कौन सी है, चाय और कॉफी जो होता है एक प्रकार से अम्ल है, जिसमें अम्ल पाया जाता है, इसका नाम है टैनिक अम्ल। कौन सी पाया जाता है, टैनिक अम्ल। तो इस प्रकार से याद होना चाहिए कि चाय में कौन सी अम्ल पाई जाती है, तो टैनिक अम्ल पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार से पूछे कि चाय और कॉफी का प्रमुख जो है फसल कहाँ होती है, तो यह कर्नाटक और केरल के राज्यों में जो है अधिक होती है, ठीक है। इसके बाद अमाशय रस को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सिरका को कंप्लीट कर चुके हैं। संतरा बता देते हैं, संतरा को बता देते हैं। संतरा जो होता है, देखिए संतरा में होता है साइट्रिक अम्ल, कौची पाया जाता है, संतरा में हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। देखिए साइट्रिक अम्ल जो होता है सिट्रिक अम्ल से बना है। साइट्रिक अम्ल जो किससे बना है, सिट्रिक अम्ल से बना है। देखिए कोई भी जो कच्चा फल होगा ओकरा में सिट्रिस फल कहते हैं। कोई भी कच्चे फल को नाम दिया जाता है सिट्रिस फल, ठीक है। तो कोई भी अगर पदार्थ है, खट्टा पदार्थ है, कच्चा फल है, तो उसको हम कहते हैं सिट्रिस फल। क्या कहते हैं, सिट्रिस फल। कच्चे फल को सिट्रिस फल कहा जाता है। और संतरा और कच्चे फल जैसे नींबू आ जाएगा, संतरा आ जाएगा, आम आ जाएगा, इमली आ जाएगा। तो कोई भी खट्टे पदार्थ होता है, जो कच्चा पदार्थ होता है नॉर्मली खट्टे ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से संतरा और कच्चा फल जो होता है ओकरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। कौन सी पाया जाएगा, सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। देखिए और इसमें बता दें मक्खन, मक्खन को बटर कहते हैं, मक्खन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बटर। तो इस प्रकार से ब्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सी पाया जाता है, ब्यूट्रिक अम्ल। तो इस प्रकार से ये जो है अम्ल का जो टॉपिक जो है, इसको स्रोत के बारे में बता दिए कि हमको अम्ल जो है कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम क्षार और लवण का बारे में बताते हैं, ठीक है।